रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक अंग्रेज अधिकारी इस देश में 1757 के प्लासी के युद्ध के लिए आया और युद्ध जीतने के बाद 900 पानी के जहाज भरकर सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती, माणिक, पन्ने जैसी बेशकीमती चीजें ले गया। 900 जहाज, नाव नहीं, जहाज। नाव तो छोटी सी होती है, जहाज बहुत बड़ा होता है। एक जहाज में कितना टन? कितना? करीब 60 से 70 टन। इतना बड़ा जहाज होता था उस जमाने में। अब तो और भी बड़े होने लगे। अब तो 250 टन, 300 टन, 400 टन के जहाज हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में एक जहाज में 60 से 70 टन सामान आता था। तो ऐसे 900 पानी के जहाज भरकर, जिसमें सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, माणिक, पन्ने, मोती आदि थे, एक जहाज में 60-70 टन और ऐसे 900 जहाज भर के एक अंग्रेज अधिकारी लूट के ले गया, जिसका नाम था मैकॉले। मैकॉले ने इस देश को लूटा, यहां से धन लेके गया। फिर उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आया, उसने लूटा, वो धन लेके गया। फिर लिनलिथगो आया, उसने लूटा, वो लेके गया। फिर कर्जन आया, उसने लूटा, वो लेके गया। फिर विलियम बेंटिंग आया, उसने लूटा, वो लेके गया। फिर डलहौजी आया, उसने लूटा, वो लेके गया। ऐसे 84 बड़े अंग्रेज अधिकारी जो गवर्नर जनरल की हैसियत के थे। गवर्नर जनरल का माने होता है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। इस हैसियत के 84 अंग्रेज अधिकारी लूटते रहे। उसके नीचे हजारों दूसरे अंग्रेज अधिकारी लूटते रहे, लाखों दूसरे अंग्रेज अधिकारी लूटते रहे। ये लूट इतनी जबरदस्त थी पूरे देश में कि सारा देश कंगाल और भिखारी हो गया था। घर घर में से अंग्रेज लूटते थे पैसा। आपको एक जानकारी दूं कि अंग्रेजों की लूट का तरीका क्या था। वो एक चिट्ठी भेजते थे किसी के भी नाम। मान लीजिए आप रहते हैं हरिद्वार शहर में और थोड़े पैसे वाले आदमी हैं, आपके पास अच्छा पैसा है। अंग्रेजों की खुफिया पुलिस होती थी, वो बताती थी कि किसके पास पैसा है। अंग्रेजों ने खुफिया पुलिस बनाई थी। उसका सबसे बड़ा काम यह था कि भारतवासियों में यह पता लगाना कि पैसा किसके पास है। तो कोई एक अधिकारी ने खुफिया पुलिस वालों को आदेश दे दिया, हरिद्वार के 8-10 व्यापारियों का पता चला, उनके नाम पते अंग्रेजी सरकार के पास पहुंच गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उनके घर में एक चिट्ठी आती थी, एक पत्र आता था। उसमें लिखा जाता था 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दो, नहीं तो मार डालेंगे, तुम्हारे घर के बच्चे का अपहरण कर लेंगे, तुम्हारा अपहरण कर लेंगे, घर में आग लगा देंगे, तुम्हारी पत्नी के साथ बलात्कार करेंगे, तुम्हारी बहन के साथ बलात्कार करेंगे। इस तरह की चिट्ठी आती थी। मौखिक नहीं, लिखित चिट्ठी आती थी। जैसे आजकल के गुंडे मवाली लोग होते हैं ना, डॉन लोग, वो आपको चिट्ठी भेज देते हैं 2 करोड़ दे दो, 10 करोड़ दे दो, 20 करोड़ दे दो, नहीं तो मार डालेंगे। ठीक ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ही किया करती थी। किसी बड़े के घर में चिट्ठी पहुंच गई और वो दे दी गई और उसके बाद फिर लूटमार शुरू होती थी। तो ज्यादातर लोग डर के मारे क्या करते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी मांगे वो देते थे। तो पहले वो लोगों से लूटते थे, फिर राजाओं से लूटना शुरू किया। एक इलाके का राजा है, उसको चिट्ठी चली गई और उस चिट्ठी के आधार पर राजाओं से करोड़ों रुपए। तो ये लूट इतनी बड़े पैमाने पर चलती थी कि किसी भारतवासी को कल्पना नहीं थी कि कभी ये लूट बंद हो जाएगी। सारे भारतवासी लूटते थे, सब बर्बाद हो रहे थे। कल्पना किसी को नहीं थी कि ये लूट एक दिन बंद हो जाएगी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूट के बाद एक दूसरा धंधा शुरू किया, भारतवासियों का धर्म परिवर्तन कराना शुरू किया, जबरदस्ती हिंदुओं से ईसाई बनाना शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने अधिकारी इस देश में काम करते थे, सभी अधिकारियों को यह लिखित आदेश था कि छुट्टी के दिन, रविवार को छुट्टी होती थी, छुट्टी के दिन वो बाइबल लेके एक एक मोहल्ले में जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को ईसाई बनाएंगे। तो ये दूसरा काम उन्होंने शुरू कर रखा था, धर्म परिवर्तन का। तीसरा काम किसानों से जमीनें छीनने का कर रखा था। हिंदुस्तान के किसानों के पास अंग्रेजों के आने के पहले जमीनें थीं, हर एक किसान के पास कम से कम 10 एकड़। लगभग 20 करोड़ किसान थे इस देश में और हर किसान के पास कम से कम 10 एकड़ जमीन होती थी। तो ये जमीनें छीनने के लिए अंग्रेज अदालतें लगाया करते थे। डलहौजी नाम का अंग्रेज था जो एक एक गांव में जाके अदालत लगाता था और एक दिन में 25,000 किसानों से जमीनें छीन लेता था
और वो कानून बना रखा था लैंड एक्विजिशन एक्ट, उसके आधार पर ये जमीनें छीनी जाती थी। तो किसानों से जमीनें छीनते थे, व्यापारियों से पैसा लूटते थे, साधारण लोगों की मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते थे, आम हिंदुस्तानियों को हिंदू से ईसाई बनाया करते थे, फिर हमारे उद्योगों को बर्बाद करने के लिए टैक्स लगाया करते थे। अंग्रेजों ने 350% तक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाया था केंद्रीय उत्पाद कर भारत के उद्योगों पर, और अंग्रेजों के जो उद्योग भारत में चलते थे वो टैक्स फ्री किए हुए थे पूरे के पूरे। तो अंग्रेजों का माल टैक्स फ्री और भारत के माल पर 350% एक्साइज ड्यूटी, फिर उसके बाद सेल्स टैक्स, फिर उसके बेचकर इनकम टैक्स, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने लोकल टैक्सेस लगाए थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स, फिर हाउस टैक्स, ऐसे दसियों तरह के कर उन्होंने लगा रखे थे। हर तरह से अंग्रेज इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए थे। ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ा विद्रोह होगा इस देश में, कभी अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे और ये लूट और खसोट बंद हो जाएगी, इसका भरोसा भारतवासियों को नहीं था। लेकिन एक आदमी को था। करोड़ों भारतवासी निराशा में डूबे हुए थे और हर बार भगवान से एक ही प्रार्थना करते थे, हे ईश्वर, इन अंग्रेजों को भारत से भगाओ या इनको भारत से हटाओ या इनके चंगुल से भारत को मुक्त करो। करोड़ों भारतवासी प्रार्थना तो करते थे, लेकिन भरोसा किसी को नहीं था कि ये अंग्रेज चले जाएंगे एक दिन। एक भारतवासी था, जबरदस्त क्रांतिकारी, उसको भरोसा था कि आज नहीं तो कल ये अंग्रेज छोड़कर जाएंगे। उस भारतवासी का नाम था नाना साहब पेशवा। सुनाया आपने? नाना साहब पेशवा ये क्रांतिवीर था जिसको एक को इतना जबरदस्त भरोसा था कि अंग्रेज तो अभी चले जाएंगे अगर हम भारतवासी संगठित हो जाएं तो। नाना साहब पेशवा के अगर आप भाषण सुनेंगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, खून खौलेगा। नाना साहब पेशवा जब भाषण दिया करते थे कहीं खड़े होकर, तो इतिहास के दस्तावेजों में दर्ज है कि लोगों की भुजाएं फड़कने लगती थी। 1850 के आसपास जब सारा देश निराशा के गर्त में डूबा हुआ था, अंधकार में डूबा हुआ था, किसी हिंदुस्तानी को यह कल्पना नहीं थी कि अंग्रेज छोड़कर जाएंगे, ये लूट हमारी बंद हो जाएगी, भारत के प्रति जो दुराचार हो रहा ये खत्म हो जाएगा। एक हिंदुस्तानी ऐसा था जो दिया जलाए बैठा था, उनका नाम था नाना साहब पेशवा। बहुत छोटे से गांव में रहने वाले व्यक्ति थे नाना साहब पेशवा। गांव का नाम मालूम है? बिठूर। यहां उत्तर प्रदेश के जो भाई बहन आए होंगे उनको मालूम है, कानपुर नाम का एक बड़ा नगर है और कानपुर से मुश्किल से 24-25 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है बिठूर। 1850 के साल में बिठूर की आबादी मात्र 20,000 के आसपास थी। 20,000 की आबादी का कस्बा था, गांव भी नहीं कह सकते, शहर भी नहीं कह सकते, गांव और शहर के बीच का एक कस्बा था। तो 20,000 की आबादी के कस्बे में एक हिंदुस्तानी क्रांतिकारी नाना साहब पेशवा ये सपने देखा करता था कि आज भारत नहीं तो कल आजाद हो जाएगा, कल नहीं तो परसों आजाद हो जाएगा, अंग्रेजों को जाना ही पड़ेगा, बस देर इतनी है कि पूरे भारत में हमारा संगठन खड़ा हो जाए। तो नाना साहब पेशवा एक व्यक्ति ने संगठन की शुरुआत की और आप जानते हैं सबसे पहली बार जब उन्होंने लोगों को अपील की कि मेरे साथ संगठन में शामिल हो जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना चाहता हूं, मुक्त कराना चाहता हूं, तो ज्यादातर लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई थी। उनके साथ एक दूसरा आदमी आया, दूसरा क्रांतिकारी जो जुड़ा, उनका नाम था तात्या टोपे। 1 से 2 हो गए। अब नाना साहब पेशवा के साथ जब तात्या टोपे आ गए तो नाना साहब पेशवा ने कहा 1 से 2 नहीं हुए, 1 से 11 हो गए। फिर नाना साहब पेशवा गांव-गांव निकल पड़े भाषण देने के लिए तात्या टोपे को साथ में लेकर। तो तीसरी एक क्रांतिकारी सदस्या उसमें और आ गई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई साथ में आई, तो उनकी एक सहेली थी झलकारी बाई, वो भी साथ में आई। और ऐसे करते करते एक क्रांति